हेलो गाइस, वेलकम टू CACS ग्रुप। 2014 में कंट्रोल सिस्टम पोर्शन से आए हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूपीएससी CSE मेंस ऑप्शनल में क्वेश्चन कौन से आए थे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A कंट्रोल सिस्टम पोर्शन का था और वो था एन अप्रोक्सीमेट बोर्ड प्लॉट और बोर्ड ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर अ सिस्टम वाज ऑब्टेन एंड शोन बिलो। आइडेंटिफाई द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। तो आपके पास एक बोर्ड प्लॉट दिया हुआ था और उसका ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना था। और ये जो इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 0.1 लॉग फ्रीक्वेंसी वैल्यूज पे दी थी, लॉग स्केल में दी थी फ्रीक्वेंसी के, वो थी 66। ठीक है, आई होप ये विजिबल होगा, नहीं तो आप PDF में भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यही वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी जहाँ पर इसके कर्व्स चेंज हो रहे हैं। बेसिकली इसके जो स्लोप्स है वो चेंज हो रहे हैं, जिनको हम लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF। ओके, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दी हुई थी यहाँ पे। तो आपके पास ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी जो है 0.1, 1, 10 और 100। ठीक है, अभी इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जब भी आपके पास बोर्ड प्लॉट दिया हो तब आप इसमें से ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। इनिशियल स्लोप जो है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो इनिशियल स्लोप अगर -20 dB पर डिकेड का है, इसका मतलब आपके पास एक पोल है जो कि ओरिजिन पे लोकेटेड है और गेन आपको मालूम नहीं है अभी के समय, तो आप गेन को K लिख लीजिए और एक पोल इस -20 dB पर डिकेड स्लोप की वजह से आप यहाँ पर लिख लेंगे जो कि ओरिजिन पे है। ठीक है, ये हो जाने के बाद आप नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्लोप 1, स्लोप 2, 3 और 4। यहाँ से जब आप नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे जो कि है 1.0, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब ये स्लोप 0 dB हो गया, तो 0 dB पर डिकेड का स्लोप हो गया। ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि -20 dB का स्लोप था, उसमें 20 dB ऐड करने से 0 हो गया। इसका मतलब क्या था कि इस पॉइंट पे हमारे पास एक 0 है, ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास एक 0 है और वो किस पॉइंट पे लोकेटेड है? वो है 1 पे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 देर इज 0 dB पर डिकेड स्लोप, दस देर इज अ 0 एट s इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ पे एक 0 ऐड करूंगा, इसका मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन आएगा, एक रूट आएगा जिसको हम लोग 0 कहते हैं बेसिकली। तो वो हो जाएगा k इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये स्लोप यहाँ तक कैरी कर रहा है, तो आपको इस बीच में देखने का जरूरत नहीं है। अब ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 पे आप पहुंच गए, यहाँ से फिर से -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पोल आया जो कि s इज इक्वल्स टू 10 पे लोकेटेड है, s इज इक्वल्स टू -10 पे लोकेटेड है। तो आप इसको क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 ऑनवर्ड्स देयर इज अ स्लोप ऑफ -20 dB पर डिकेड, thus देयर इज अ पोल एट s इज इक्वल्स टू 10। तो क्या हो जाएगा, k इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 10। ये -1, इसको हम लोग -1 -10 लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली 10 पे लोकेटेड है इसको बोलते हैं, पर एक्चुअली एस इक्वल्स टू -10 होना चाहिए। ये हो जाने के बाद सिमिलरली आप इस ग्राफ में फिर से देखिए, 100 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे फिर से आपका स्लोप आ गया और वो -40 dB। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक और पोल आया जिस वजह से s प्लस 100 की टर्म हमने ऐड की। ये थंब रूल आपको हर समय याद रखना है कि 0 के वजह से जो स्लोप आता है वो +20 dB का होता है। एक 0 है तो वो +20 dB पर डिकेड का स्लोप आता है, और अगर पोल ऐड हो रहा है तो -20 dB पर डिकेड का स्लोप आता है। ये बिल्कुल थंब रूल आपको याद रखना ही है। ये अगर याद होगा तो आपको आसानी से कोई भी बोर्ड कर देने से आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। अब क्या देखिए, यहाँ पे 0.1 पे गेन की वैल्यू है 66। ठीक, यहाँ पर मैं इसको एनोटेशन हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। 0.1 पे गेन की वैल्यू है 66। तो अब अभी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इसमें क्या हम करेंगे, इसमें हम लोग s इज इक्वल्स टू जे ओमेगा सब्सटीट्यूट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू को 0.1 रख के मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको 66 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल्स टू j ओमेगा वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.1 एंड इक्वेट द मैग्नीट्यूड टू 66 dB। तो मैग्नीट्यूड निकाला मैंने इसका मॉड लेके, तो अंडर रूट ऑफ 0.1 स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करने से आएगा आपके पास ये टर्म 20 log k 0.01 इज 66। तो 20 इधर नीचे चला जाएगा,
ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नीचे चला गया। अब ये लॉग जो है ये एंटी लॉग इधर हो जाएगा तो 10 टू द पावर 33 हो गया। ठीक है, 66 डिवाइडेड बाई 20 इज 33, 3.3 एंड k इंटू 0.01 इज 10 टू द पावर 3.3। अब k आ जाएगा आपका 1995.2 डिवाइडेड बाई 0.01। इसका मतलब k की वैल्यू है 199,526.2। ये है आपकी गेन की वैल्यू। तो आपका जो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा जो उस बोर्ड प्लॉट की वजह से, जो इस ट्रांसफर फंक्शन से जो बोर्ड प्लॉट आ रहा था जो कि आपके क्वेश्चन में दिया था वो आ गया ये। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग मैटलैब से वेरीफाई भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपके रेफरेंस के लिए किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो बोर्ड प्लॉट मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पर जो मैटलैब से आया वो बोर्ड प्लॉट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है आप देख सकते हैं ये है 0.1 फ्रीक्वेंसी। 0.1 फ्रीक्वेंसी पे गेन आपका कितना चाहिए था 66 और इस वैल्यू को आप देख सकते हैं ये है मैग्नीट्यूड एट फ्रीक्वेंसी 0.1 इज 66। ये मैंने पहले ट्रांसफर फंक्शन जो अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन से निकाला है उसके बाद इसको प्लॉट किया हुआ है मैटलैब पे। अब क्या कहता है ये, उसके बाद आपके पास एक स्लोप आ गया। तो ये स्लोप कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन में इस तरीके का नहीं आता क्योंकि एसिम्प्टोटिक कर्व होता है और ये रियल बोर्ड प्लॉट है जो कि मैटलैब प्लॉट करता है, इसलिए आपका 3 dB का डिफरेंस सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे होता है। ठीक, इसके बाद अब जब आप नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे दैट इज 1, वहां पर जो आपका गेन है वो 60 और 40 के बीच में है। देखिए तो नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 टू द पावर 1 मतलब यहाँ पे, और जो गेन है वो है 48.9 dB का। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेडियंस, फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.02 पे है और आपका गेन है 48.9 और यही वैल्यू हमारी क्वेश्चन में भी दी हुई है 40 और 60 के बीच में। उसके बाद आ जाएगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 जहां पे 3 dB डिकेड होगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, राइट। सो 6 dB का डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 43 आ गया, ये 49 था, 3 dB का डिफरेंस, यहाँ से 3 dB कम होगा, यहाँ से भी 3 dB कम होगा, तो इसलिए 9 का डिफरेंस है, ये 43 हो गया। उसके बाद 100 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे गेन आएगा 20 और 40 के बीच में, तो गेन है 100 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे 10 टू द पावर 2 22.8। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 101 लिखी हुई दैट इज 100। तो इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड प्लॉट को देखते हुए ट्रांसफर फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2A था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन ऑन रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। सेकेंड पार्ट उसका था OLT ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज दिस, इवैल्यूएट द पैरामीटर ऑफ PD कंट्रोल विद द सिस्टम यूनिटी फीडबैक so that the closed loop system has the poles located at -3 ± 4j. Indicate the nature of the closed loop time response to the unit step. अभी 3 पार्ट है। जब भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हर समय कहता हूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चंस कम से कम 2 बार पढ़ना है, तो आप इसको फिर से पढ़िए। देखिए यहाँ पर आपको मेजरली 3 पार्ट दिखेंगे, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 और ये है पार्ट 3। पार्ट 1 क्या कहता है कि भैया डेरिवेटिव कंट्रोल जब भी आप ऐड करेंगे किसी भी सिस्टम में तो क्या चेंजेस आएंगे। तो पार्ट 1 मैंने यहाँ लिखा है, ये है पार्ट 1 का सॉल्यूशन। उसके बाद पार्ट 2 में जाएंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आपको पीडी कंट्रोलर डिजाइन करना है और वो कैसा होना चाहिए कि जो क्लोज लूप सिस्टम्स हैं उसके पोल -3 ± 4j पे आए। अभी पर पोल कहाँ पर है ओपन लूप सिस्टम के 1 और 4 में, और ये क्या कहता है कि क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स -3 ± 4j पे आए और उसके बाद उसका स्टेप इनपुट से रिस्पॉन्स कितना आएगा। तो देखिए ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल, ये है प्रोपोर्शनल कंट्रोल और ये है डेरिवेटिव कंट्रोल, क्योंकि इसके साथ ये लाप्लास का एस टर्म जुड़ा हुआ है। तो अब इसको जब भी आप अज्यूम करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर फंक्शन ले लिया हमने, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ले लिया, उसमें अगर इसमें पीडी कंट्रोल हमने ऐड किया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट न्यू ट्रांसफर फंक्शन। ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब अगर इसको आप स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर का में इसमें ये टर्म नहीं होता और इस टर्म की जगह जीटा ओमेगा एन होता है और ये वाली टर्म की जगह ओमेगा एन होता है। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए डिनोमिनेटर टर्म लिख दिया है। न्यूमरेटर टर्म अभी बहुत काम का नहीं है आपके लिए क्योंकि वो गेन फैक्टर को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए क्या डिफरेंसेस आएंगे, जो जीटा की वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है, वो बढ़ रही है। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं बुलेट पॉइंट्स। पहला है डैम्पिंग इज इंक्रीज्ड, दूसरा है मैक्सिमम ओवरशूट इज डिक्रीज्ड और तीसरा है स्टेडी स्टेट एरर रिमेन्स अनचेंज।
तो ये दोनों वैल्यूज मैं आपको मैटलैब से इसका रिस्पॉन्स प्लॉट करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि डैम्पिंग इंक्रीज होने से क्या होता है। देखिए डैम्पिंग ज़्यादा है तो क्या आएगा और डैम्पिंग इंक्रीज होने से क्या आएगा, और मैक्सिमम ओवरशूट डिक्रीज होने से क्या होगा। मैक्सिमम ओवरशूट डिक्रीज होने से, अगर ये आपका सिस्टम रिस्पॉन्स है और ओवरशूट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब ये रिस्पॉन्स आया। उसी तरीके से अगर डैम्पिंग इंक्रीज हुई तो क्या हुई, अगर डैम्पिंग कम है तो ये इस तरीके से जाएगा, और अगर डैम्पिंग ज़्यादा है तो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो इसी का फर्क हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट में भी। अब आपके पास जो OLTF, अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, ये है पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि आपके पास एक OLTF दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और आप चाहते हो कि एक प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल को डिजाइन करना जिसकी वजह से क्लोज लूप सिस्टम के जो पोल्स हैं वो इस पॉइंट पे आ जाए। तो अगर मैं इसका एक फंक्शन बना लूंगा तो क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या होगा, s² + 6s + 25। इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल को हम लोग ऐड करेंगे अपने OLTF में, और जिस वजह से आ जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन ऐसा। ये हो गया C/R रेशियो, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ये हो गया कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन। अब आप इसके डिनोमिनेटर को इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर कीजिए। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द न्यू सिस्टम, और ये हो गया जो कि आप डिजायर्ड चाहते हो वो वाला। तो KD की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहां पर मैंने कंपैरिजन के लिखा है, जो S है उसका कोफिशिएंट 6 है, और यहां पर जो S है उसका कोफिशिएंट 5 + 10 × KD है। तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, KD = 0.1। उसी तरीके से यहाँ पर जो फंक्शन है s⁻0 के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 25, और s⁻0 के साथ यहाँ जो कोफिशिएंट है वो है 4 + 10 kp। अगर आप 25 को 4 + 10 kp के साथ इक्वेट करेंगे तो kp की वैल्यू आ जाएगी 2.1। इन वैल्यूज को अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपके पास जो नया ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो है 21 + s डिवाइडेड बाई s² + 6x + 25। ये हो गया आपका नया ट्रांसफर फंक्शन जो कि आपको आइडेंटिफाई करना था। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है कि इसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा जब अगर स्टेप इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे। तो आइए इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। स्टेप इनपुट प्रोवाइड करने से उन्होंने डिराइव करने के लिए नहीं कहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेरिवेशन नहीं दिया है, पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कि जीटा की वैल्यू 0.6 है। जब भी जीटा 1 से कम होता है तो अंडर डैम्प सिस्टम रिस्पॉन्स आता है। तो इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स कर्व दिखेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जानबूझ के इस तरीके का कर्व इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपकी जीटा की वैल्यू 0.6 है। जब भी जीटा की वैल्यू 0.7 के पास रहती है तो आपके पास इतने सारे अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं, ये कर्व नहीं आएगा, यही कर्व आएगा। और इसी को हम लोगों ने मैटलैब से भी वेरीफाई। देखिए मैटलैब से वेरीफाई करने से क्या हो रहा है, ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है वो है ओल्ड सिस्टम का, और ये जो ब्लू कलर का जो कर्व आ रहा है वो है न्यू सिस्टम का। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका ओवरशूट यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे ये बहुत हाई वैल्यूज पे जा रहा था और ये कम वैल्यूज पे आ गया, और डैम्पिंग भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर डैम्प नहीं हो रहा था सिस्टम बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैम्प हो रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को वेरीफाई भी कर सकते हैं मैटलैब के थ्रू। दैट्स इट गाइस। 2014 में ये दो फर्स्ट क्वेश्चन थे जो कि कंट्रोल सिस्टम से आए हुए थे। बाद बाकी कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए CACS ग्रुप को, ताकि आप कोई फ्यूचर वीडियो को मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।